नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी प्राकृतिक घटना की गहराई में उतरते हैं जिसने सदियों से हमें डराया भी है और हैरान भी किया है। भूकंप। आखिर जमीन के एकदम नीचे ऐसा क्या होता है जो हमारी ठोस दुनिया को अचानक से हिलाकर रख देता है? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं और भूकंप के इस पूरे विज्ञान को डिकोड करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहला, भूकंप असल में क्या है। दूसरा, इसे कैसे मापते हैं। तीसरा, भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं। और चौथा, इसके कारण क्या हैं। तो चलिए सतह से शुरू करके सीधे पृथ्वी के केंद्र तक का सफर तय करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। भूकंप क्या है, इसका असली मतलब और चेतावनी के संकेत। अगर हम इसे बिल्कुल बेसिक स्तर पर समझें तो हिंदी का शब्द भूकंप दो सरल शब्दों से मिलकर बना है। भू यानी पृथ्वी और कंप यानी कांपना। एकदम सीधा सा हिसाब है। स्रोत के मुताबिक जब पृथ्वी के अंदर से अचानक बहुत सारी ऊर्जा रिलीज होती है तो सतह कांपने लगती है। इसी हिलने या कांपने को विज्ञान की भाषा में भूकंप कहा जाता है। अब इस अदृश्य ऊर्जा को विजुलाइज कैसे करें? जरा सोचिए, आप एक बिल्कुल शांत तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं। क्या होता है? गोल गोल लहरें बनती हैं जो बाहर की तरफ फैलती हैं, है ना? बिल्कुल वैसा ही कुछ जमीन के नीचे होता है। जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो वो तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलकर पूरी सतह को जोरदार तरीके से हिला देती है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या पृथ्वी हिलने से पहले कोई वार्निंग देती है? विज्ञान के नजरिए से एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। भूकंप आने से ठीक पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस का लेवल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक बेहद अहम लेकिन कम जाना जाने वाला इंडिकेटर है जो बताता है कि सतह के नीचे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, भूकंप को मापना, यानी इन झटकों की मैपिंग करना। एक सच्चे सीस्मोलॉजिस्ट की तरह सोचने के लिए हमें 3 कीवर्ड्स पता होने चाहिए। पहला है सीस्मोलॉजी, यानी भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन। दूसरा है सीस्मोग्राफ, वो कमाल की मशीन जो इन तरंगों को पकड़ती है और रिकॉर्ड करती है। और तीसरा है रिक्टर स्केल, वो पैमाना जो हमें गणित की भाषा में बताता है कि भूकंप की लहरें या ऊर्जा कितनी शक्तिशाली थी। यहाँ 2 ऐसे शब्द हैं जिनमें अक्सर बड़ा कंफ्यूजन होता है, फोकस और एपिसेंटर। चलिए इसे क्लियर करते हैं। जमीन के बहुत नीचे वो एकदम सटीक पॉइंट जहां से ऊर्जा पहली बार रिलीज होती है उसे फोकस कहते हैं। लेकिन वो तरंगे ऊपर की तरफ सफर करते हुए जमीन की सतह पर जिस पॉइंट पर सबसे पहले टकराती हैं उसे एपिसेंटर कहते हैं। एक एकदम नीचे गहराई में है और दूसरा ठीक उसके ऊपर सतह पर। यहां सबसे अहम बात जो नोट करने वाली है वो है 90 डिग्री का एंगल। अगर आप फोकस से लेकर एपिसेंटर तक एक सीधी लाइन खींचें तो वो जमीन की सतह के साथ हमेशा बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये तरंगे पृथ्वी के अंदर से सबसे छोटा रास्ता पकड़ती हैं और सीधे 90 डिग्री पर सतह पर वार करती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, भूकंपीय तरंगे। ये हमारी इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार हैं। जब ऊर्जा रिलीज होती है तो मुख्य रूप से 3 तरह की तरंगे मैदान में आती हैं। प्राइमरी यानी पी वेव्स, सेकेंडरी यानी एस वेव्स और सरफेस यानी एल वेव्स। आइए इनकी स्पीड और इनकी खूबियों को आमने सामने रख के देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी या पी वेव्स की। ये सबसे पहले पैदा होती हैं और इनकी स्पीड वाकई दिमाग घुमा देने वाली होती है, लगभग 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये बिल्कुल साउंड वेव्स की तरह काम करती हैं और कमाल की बात यह है कि ये बहुत आसानी से खुद को ढाल लेती हैं। ये ठोस, लिक्विड और गैस तीनों में से मजे से गुजर सकती हैं। और तो और पृथ्वी के अंदर का घनत्व जैसे जैसे बढ़ता है इनकी रफ्तार और तेज हो जाती है। इसके बाद एंट्री होती है सेकेंडरी या एस वेव्स की। ये पी वेव्स से थोड़ी धीमी होती हैं, लगभग 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये लाइट या पानी की लहरों की तरह जिग जैग मोशन में चलती हैं, लेकिन ये थोड़ी नखरे वाली होती हैं। ये सिर्फ ठोस चीज़ों में ही सफ़र कर सकती हैं। जैसे ही ये पृथ्वी के अंदर किसी लिक्विड या तरल हिस्से से टकराती हैं, ये पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। और आखिर में आती हैं सरफेस वेव्स, जिन्हें एल वेव्स या लव वेव्स भी कहते हैं। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड के साथ ये तीनों में सबसे धीमी होती हैं। लेकिन इनकी धीमी रफ्तार के धोखे में बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि ये जमीन की एकदम ऊपरी सतह पर चलती हैं, इसलिए ये इंसान के बनाए घरों, इमारतों और ढांचों के लिए सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। जमीन पर जो भी भयंकर तबाही दिखती है उसके पीछे इन्हीं का हाथ होता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, भूकंप के कारण। आखिर हमारी ये धरती हिलती क्यों है?
अगर हम सोर्स पर नजर डालें तो इन कारणों को दो साफ हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है प्राकृतिक कारण यानी प्रकृति की अपनी ताकतें, और दूसरी तरफ है मानव निर्मित कारण यानी इंसान की अपनी दखलंदाजी। आइए इन दोनों पक्षों को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से समझते हैं। प्राकृतिक ताकतों की बात करें तो जमीन के नीचे बहुत भारी मैकेनिज्म काम कर रहा है। जैसे जब उबलता हुआ मैग्मा पृथ्वी की सतह को तोड़कर बाहर आना चाहता है, या फिर जरा सोचिए उन विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जो नीचे के तरल मेंटल पर तैर रही हैं और आपस में टकरा रही हैं। और हाँ, बड़े बांधों में जमा पानी का अकल्पनीय भार भी इसका एक बहुत बड़ा प्राकृतिक ट्रिगर बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंसान की कुछ गतिविधियां भी हैं जो जमीन के नीचे कृत्रिम झटके पैदा करती हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण या फिर बहुत गहरी माइनिंग करना, जिससे कभी-कभी जमीन का पूरा ढांचा ही धंस जाता है। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किए गए विशाल नियंत्रित विस्फोट भी टेक्टोनिक शिफ्ट्स जैसे ही झटके पैदा कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि हमारे पैरों के नीचे कितनी असीमित और ताकतवर ऊर्जा काम कर रही है। अब जाते जाते एक बड़ा सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है, जमीन के नीचे करवट लेती इन विशाल अनकंट्रोलेबल ताकतों को देखते हुए क्या हम इंसान अपने इस बेचैन ग्रह के साथ बेहतर तालमेल बिठाने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए और ज्यादा तैयार हो सकते हैं? इस अहम विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और ज्यादा जानने की उत्सुकता बनाए रखें।